ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बच्चों के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रांजल कामरा, फाउंडर और सीईओ Finology.in। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करने का मौका होता है, और अब जिस तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है, पेरेंट्स के अंदर भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है कि पहले जो पेरेंट्स हैं अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब बच्चों के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मौजूदा वक्त में क्या ऐसे विकल्प है बच्चों के नाम से जो इन्वेस्टमेंट किया जा सके, जिससे उनकी आगे के जीवन में पढ़ाई के लिए, वेडिंग के लिए काम आए? जी नमस्कार। देखिए, अगर तो गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं, टैक्स एफिशिएंट है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन मोस्ट केसेस अगर मैं एक जेंडर न्यूट्रल ऑप्शन देना चाहूं, तो क्योंकि बच्चों के मेजर खर्चे शुरू होते हैं जब वो कॉलेज जाने की ओर बढ़ते हैं, यानी 17-18 साल की उम्र में। तो अगर जब बच्चा अभी बहुत छोटा है, 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तब से आप शुरू कर दें, तो म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। आपको 15 साल मिलते हैं प्लान करने के लिए। तो आई थिंक अगर आप एक अच्छा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, या अगर आपको सेफ भी रहना है, आपको बस ये चाहिए कि मुझे पोस्ट ऑफिस से ज्यादा रिटर्न मिल जाए, तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड अगर आप ले लें, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है। अच्छा टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए परफॉर्मेंस इन मोस्ट केसेस अच्छा ही रहता है जब टाइम होराइजन इतना लंबा हो तो। इसके अलावा अभी जो सरकार की तरफ से एक एनपीएस वात्सल्य स्कीम भी लॉन्च की गई थी, तो उस पर क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के नाम से निवेश करना चाहिए? कितना बढ़िया ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, वो स्कीम आई एम श्योर कि अभी अभी लॉन्च हुई है। तो जैसे एनपीएस जब हमने देखा था कि कुछ साल तक वो और ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली होता गया, तो एनपीएस वात्सल्य अभी लॉन्च हुआ है। मैं चाहता हूं ये और अट्रैक्टिव बने। और एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि इन प्रिंसिपल मैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव से एग्री नहीं करता, क्योंकि देखिए, एज पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी क्या है अपने बच्चों को लेके? आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी अच्छी पढ़ाई करवाएं, उन्हें सक्षम बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें उनकी शादी के जो खर्चे हैं उसमें उनकी मदद कर दे, और उनका जो करियर का अर्ली स्टेज है उसमें उनकी मदद कर दे। अपने बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी रिटायरमेंट अच्छे से हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। भारत में 80% के आसपास एक सर्वे में देख रहा था, जहां लोग रिटायरमेंट के बाद ये रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी नहीं की। तो आपकी बच्चों को सक्षम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके बच्चों को रिटायर करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो उनकी है। तो वो उन पे छोड़ दीजिए। इसलिए इन प्रिंसिपल ये स्कीम से मैं एग्री नहीं करता। से एग्री नहीं करते। अपने पहले जवाब में आपने कहा कि म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया जा सकता है बच्चों के नाम से, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि भारत में अब 40% से ज़्यादा लोग जो है म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्कीम में निवेश कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो निवेश करना है, अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो वो इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो बच्चों के अकाउंट भी खोले जाते हैं, बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता है, उसमें एक्सेस नहीं दिया जाता है। तो अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और वो चाहता है कि डायरेक्ट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो कैसे प्रक्रिया को अपनाया जाए? क्योंकि अगर बैंक के थ्रू जाते हैं या फिर किसी और ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो रेगुलर स्कीम ऑफर की जाएगी, और लॉन्ग टर्म 15 साल या 18 साल के अंदर उसका डिफरेंस आएगा डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड का भी। जी, मैं एग्जैक्ट ऑपरेशनल इसके जो मैकेनिक्स हैं उससे वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आई थिंक बच्चों के नाम ही वो इन्वेस्टमेंट हो, ये करना जरूरी क्यों है? आप 4 एसआईपी अपने गोल्स के लिए अलग से कर रहे होंगे, एक 5वीं एसआईपी अपने अकाउंट में आपकी अर्निंग से ही वैसे भी इन्वेस्टमेंट होना है। तो आप एक 5वीं एसआईपी शुरू कर दीजिए, और मेंटली और चाहे तो कोई नोट बना लीजिए कि ये जो एसआईपी है ये आपके बच्चों के लिए हो रही है। वैसे में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि वो मेजर नहीं है, 18+ नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन से इन्वेस्टमेंट ना हो। इससे बेटर है कि आप अपने नाम पे जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, या आपको चाहिए
कि बिल्कुल जैसा बच्चों के नाम पे अगर है तो उनके नाम पे ही होना चाहिए, तो अपने बैंक से करवा लीजिए। आधा परसेंट अगर कमीशन बैंक को चला भी जाता है और इससे अगर आपको ऑपरेशनल ईज हो जाती है और आप उसके चक्कर में इन्वेस्टमेंट करने में और उसको जारी रखने में ज्यादा डिसिप्लिन फील करते हैं, तो वो आधा परसेंट भी वर्थ इट है इन द लॉन्ग रन। जब आपको 12%, 13% या 11% का रिटर्न आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं चुभेगा ये। इन्वेस्ट नहीं करेंगे उससे बहुत बेटर है कि आधा परसेंट कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाए या आप डायरेक्ट अपने नाम पे कर लें। आपने कहा कि डायरेक्ट अपने नाम पे कर ले, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट डायरेक्ट अपने नाम पे करते हैं तो किसी जरूरत के वक्त में उसे ब्रेक कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी माना जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि हम बच्चों के नाम से ही करें, तो उनके अकाउंट से जो चीज़ है वो नहीं यूज़ की जाए, ये भी एक राय रहती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी उसका एक राय सोल्यूशन शेयर और है करने के लिए। कि आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करते रहे तो 3 साल तक तो निकाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।